चलिए आज के क्लास में जो बात करने जा रहे हैं कि गैसियस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नहीं, गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग बात करेंगे, तो अभी तक हम लोग कहाँ तक आ गए हैं? एल्वोलाई तक। जो सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट का एयर कहाँ तक आ चुका है? एल्वोलाई तक। तो एल्वोलाई से अंदर कैसे जाएगा? बोले तो ब्लड में कैसे जाएगा, मतलब ऑक्सीजन किस तरीके से हम लोग जो सांस लेंगे, तो ये जो एल्वोलाई है इसमें जो कैपिलरी सब है, तो इसमें फिर इंटर कैसे करेगा, फिर वहाँ से कहाँ जाना है, टिश्यू में कैसे जाएगा, और फिर जो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न की बात करेंगे तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहले जाएगा लेफ्ट साइड में, और फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा या सेल में जाएगा। और फिर क्या होगा? एक्सचेंज कि सेल से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से को फिर कैसे लाया जाएगा? नहीं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है हीमोग्लोबिन है। ये क्या दिख रहा है? हीमोग्लोबिन। और आपको अच्छे से पता है कि हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड होता है। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन अपने जगह पे बाइंड होगा। प्रोफायरिन रिंग होता है हीमोग्लोबिन में, मैंने बताया था आयरन होता है Fe+2 के फॉर्म में। तो वहीं से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, और वही जो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो 1 से 4 कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड होता है। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अप्रॉक्स 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वहीं से होता है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि जब ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाएगा टिश्यू तक, फिर टिश्यू से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को चाहिए, तो टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा फिर वो ब्लड में आ जाएगा, और वही ब्लड होते होते राइट साइड के हार्ट में आएगा, और राइट वाला हार्ट होके वो क्या होगा? पास आउट हो जाएगा, बोले तो बाहर निकलवा दिया जाएगा। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो इसी एक्सचेंज के बारे में हम लोगों को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के क्लास में। जो बात करेंगे तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। इसका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को करना है तो एयर का एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं, तो एक्सचेंज में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं उसको। एक्सचेंज में ट्रांसपोर्टेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हेडिंग हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। इन ब्लड फिर रेस्पिरेशन के अंतर्गत ही आता है ब्लड में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे पास दो तरह का गैस है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन को देखने से पहले एक चीज़ जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। क्या पढ़ा हुआ है? डबल सर्कुलेशन। आप लोग का डबल सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जो डबल सर्कुलेशन आपका पढ़ा हुआ है, तो याद कीजिए मैंने बताया था ये इस तरीके से। पहले तो हार्ट बना लीजिए। हार्ट में 4 चैम्बर होता है। राइट ऑरिकल था, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं, फिर ऊपर में हम लोग क्या बनाते हैं? लंग्स या एल्वोलाई। अब आपका एल्वोलाई पढ़ा हुआ है। एल्वोलाई की बात करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? बॉडी।
डबल सर्कुलेशन में कनेक्ट कर देते हैं आपका पढ़ा हुआ जो है। तो मैंने बता रखा है कि लंग्स से होते हुए कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ब्लड यहाँ आना है, फिर यहाँ बाइकस्पिड बल्ब होता है, इधर से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहीं से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके ये डाल दिया जाता है कहाँ पे, पूरे बॉडी पार्ट से जो कलेक्ट करेगा तो भेना कवा ये सब, और फाइनली इसको हम उलट के बना लेते हैं। इस तरीके से बताया था, यही ना डबल सर्कुलेशन है। पिछले क्लास में एक चीज़ मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, पार्शियल प्रेशर, कि कहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर है। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा? 104 mmHg बात किया गया था, 104 mmHg था पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे जो बताया गया था ऑक्सीजन का, तो शुरू में 40 mmHg था, तो यही डिफ्यूजन होने लगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, डिफ्यूजन होगा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की और मूवमेंट करेगा। तो ये क्या होगा, इस जगह तक आते आते ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ये मैंने बताया था 90 से लेके 95 mmHg हो जाएगा। कोई बुक 90 लिखता है, कोई 95, आपका एनसीईआरटी शायद 90 ही लिखा है, 35 लिखा, तो वही अप टू 95 तक आ गया। तो ये 95 mmHg का ऑक्सीजन बताया था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 95 mmHg हो जाएगा। नहीं, उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा, ये भी 95 mmHg की बात करेंगे। पंप जो करेगा ब्लड तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg, तो 95 mmHg वाला यहाँ आ गया। बॉडी में तो टिश्यू है, इसी में सेल भी है हमारा, कोई भी सेल ले लो आप। तो सेल के अंदर है ऑक्सीजन का जो होता है 40 mmHg, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना था 40 mmHg। तो आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन जो 95 वाला रहा था तो 40 की ओर मूव करेगा, और जैसे 40 की ओर मूव किया तो ऑक्सीजन कहाँ गया, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या होना है, सेल के अंदर हमारा है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होना है, ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ग्लूकोज, यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, आप लिख सकते हो एटीपी सब बनाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, ये कब बनेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा हुआ है आपका कि एरोबिक क्या होता है एनारोबिक क्या होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया ज़्यादा, तो टिश्यू फ्लूइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर CO2 की बात करें तो ये 45 mmHg होता है, और जो ब्लड आ रहा था यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये होता है 40 mmHg। तो गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ ज़्यादा है इधर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इधर आते आते कितना तक आ जाएगा, तो यहाँ पे आते आते पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 45 mmHg हो जाएगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड इधर आएगा, सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस होते हुए अंदर आएगा, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 45 mmHg। फिर ट्राइकस्पिड बल्ब होते हुए यहाँ भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सेम रह जाएगा mmHg, और इसी को पंप कर दिया जाएगा कहाँ, लंग्स की ओर। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 45 mmHg, और जो इन्वायरमेंट से लिया गया था तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो था 40 था,
तो आपको पता है 45 से क्या होगा, 40 की और ये मूव कर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो हम लोग को बात करना है इसी के ट्रांसपोर्टेशन पे, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में अगर हाफ पार्ट देखिए लेफ्ट साइड वाला, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, और देन देखेंगे इधर से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। तो फिलहाल हम लोग हाफ पार्ट देखने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैं हेडिंग क्या डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक नया हेडिंग आएगा, ट्रांसपोर्ट करवाना है किसका, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस इन ब्लड में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग्स से टिश्यू तक होता है। लंग्स से आया कहाँ तक आया, सेल तक, टिश्यू तक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक, लंग्स टू टिश्यू, या सेल भी लिख सकते थे, लंग से लेके सेल तक। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग से टिश्यू तक, ये दो रास्ता है इसका, दो वे है, या यूँ कहिए कि दो तरीके से होता है। क्या दो तरीका, एक है एज डिजॉल्व गैस, डिजॉल्व गैस के फॉर्म में होगा। एक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉल्व गैस। ऑक्सीजन जो है वाटर में घुल जाएगा, और जो वाटर में घुलेगा तो वही डिजॉल्व गैस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, ऑक्सीजन का। तो एज डिजॉल्व गैस लिख सकते हैं हम लोग, नहीं। और जो दूसरा तरीका है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एज इस फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। आपको बता दूं जो डिजॉल्व गैस की बात करते हैं तकरीबन 3% जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें 3% ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व गैस के फॉर्म में होगा, वाटर में घुल के। वाटर बोले तो यहाँ पे प्लाज्मा की बात होगी, प्लाज्मा का जो वाटर है। और जो रेस्ट है मेन है 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने के बाद एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। तो आप लिख सकते हो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने के बाद की बात कर रहा है ये। और हीमोग्लोबिन से जो कंबाइन होने के बाद करेगा तो रियल में इस फॉर्म में होता है KHbO2 के फॉर्म में होगा। 97% जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इस फॉर्म में। अब क्वेश्चन है सर डिजॉल्व का मतलब क्या, तो जरा सा सोचिए, यहाँ पे ये जो फिगर मैंने बना रखा है, तो ये जो ब्लड इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी होगा कि नहीं। और आरबीसी जो रहता है कहाँ पे रहता है, प्लाज्मा में। तो इधर ब्लड प्लाज्मा सब होगा कि नहीं, लिक्विड पार्ट होगा कि नहीं, ये सब प्लाज्मा है। तो जो ऑक्सीजन इधर से इधर आ रहा है तो सबसे पहले किससे टकराएगा, प्लाज्मा से। समझ में आ रहा है, फिगर बता रहा हूँ जो प्लाज्मा से। या चलिए एक बार फिगर यहाँ हम और बना लेते हैं, यहाँ का इसी फिगर को यहाँ बना रहे हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला, ये इस तरीके से क्या है, एल्वोलाई की बात कर रहे हैं। और एल्वोलाई के बाद हम लोग जो बनाए हैं इस तरीके से बनाए हैं ब्लड वेसल्स। तो मैं थोड़ा बड़ा बना ले रहा हूँ। इसी ब्लड वेसल्स में क्या मौजूद है हमारा, आरबीसी मौजूद होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है। अब प्लस क्या है, लिक्विड। ब्लड का जो लिक्विड होगा इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो इसको बोला जाएगा प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। फिर मैंने क्या बोला कि इधर कार्बन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है इधर से जो इधर आएगा तो प्लाज्मा के कांटेक्ट में आया तो लगभग 3%।
ऑक्सीजन जो है वाटर में घुल जाएगा, प्लाज्मा में जो वाटर है अंदर कितना घुस पाएगा, 97% आरबीसी के अंदर घुसेगा। तो जो ना आरबीसी के अंदर घुसेगा वही हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, आरबीसी के अंदर है। हीमोग्लोबिन की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है, आरबीसी के अंदर है। तो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होगा 97% की जो बात करेंगे वो कहाँ पे होगा, आरबीसी के अंदर में होगा। और 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा किससे, वाटर से। आपको पता है कि प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या था, हमारा वाटर। अगर आपको ध्यान में हो ब्लड, तो मैंने बताया था 52 से 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, नहीं, और उस ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर ही तो होता है। तो वाटर से घुल जाएगा, तो 3% उधर घुल गया, बाकी बच गया यहाँ अंदर घुसेगा। आपको ये भी पता है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, तो यही हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो आपको ये पता है कि एक मॉलिक्यूल अगर हीमोग्लोबिन की बात करें एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जो है शॉर्ट में एचबी कर देते हैं, कंबाइन करेगा किसने, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से। एक हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। ये ब्लड जब पढ़ाया था तो उसी समय पढ़ाया था, हीमोग्लोबिन जब पढ़ाया था। तो फिर आपको ये भी पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ये कंबाइन करता है 1.34 ml ऑक्सीजन से। ये सब डेटा मैंने बोला था कि आगे हम लोग यूज करेंगे। आपको ये भी पता है कि 100 ml ब्लड की बात करें अगर, तो लगभग 15 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो एक एवरेज माने तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो जरा सा देखो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो मैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को कैरी करेगा, तो 15 ग्राम कितने को करेगा, तो मल्टीप्लाई ये दोनों को कर देंगे हम लोग। तो हमारा जो 100 ml ऑफ ब्लड है, 100 ml जो ब्लड का है, ये कितना कैरी करेगा, तो 1.34 ml ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, क्योंकि 100 ml में कितना होता है, 15 ग्राम होता है। तो तकरीबन एक अप्रॉक्स डेटा लूँ तो 20 ml ऑक्सीजन। तो 100 ml ब्लड हमारा कितना कैरी कर रहा है, 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा। 100 ml ब्लड हमारा 20 ml ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा बच्चों। हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड हुआ, नहीं यहाँ तक क्लियर है, पहले कुछ बात और भी करेंगे, बढ़ो आगे एक स्टेप। अब हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड हुआ, तो फिलहाल मैं इधर का पार्ट कुछ मिटा रहा हूँ, फिर बाद में बना लेंगे। हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन कंबाइन किया, तो वो जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन से जो कंबाइन किया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। जनरली क्या है कि ऑक्सीजन अगर किसी से बाइंड होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस केस में कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन डज नॉट या डजंट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी लिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं किया, फॉर्मेशन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीजिनेशन। नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहलाएगा, इज अ प्रोसेस ऑफ
ऑक्सीजनेशन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहलाता है, ऑक्सीजनेशन कहलाएगा। वायलेंसी क्या है? हीमोग्लोबिन में आपको पता है हीम प्लस ग्लोबिन, हीम बोले तो आयरन, बताया था लिपिड प्लस आयरन मिलके बनाता है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन है Fe+2 के फॉर्म में होता है। तो आप लिख सकते हो हीमोग्लोबिन में आयरन का वैलेंसी कितना है? Fe+2 के फॉर्म में होता है। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन से ही बना हुआ जो ओजोन है, ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो आप लिख सकते हो सम गैस नहीं लाइक O2 सॉरी O3 ओजोन, ओजोन इसी को बोलते हैं, पूरा लिख दूं क्या? ओजोन O3 दोनों लिख दिया, बाद में नहीं तो भूल जाओगे। ओजोन ऑक्सीडाइज करवा देगा किसको? ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करवा देगा। और ये जो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन है इसको एक स्पेशल नाम देता है बच्चों। ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन की जो बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, इसी का नाम पड़ता है मेथमोग्लोबिन। मेथमो नहीं, METHE मोग्लोबिन, मेथमोग्लोबिन। और मेथमोग्लोबिन की अगर बात करें, अगर ऑक्सीडाइज कर दिया हीमोग्लोबिन को, तो मेथमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंडक्ट नहीं कर सकता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को नहीं कर सकता है। तो इट नॉट कैरी ऑक्सीजन आप लिख सकते हो, इट नॉट कैरी, इसको कैरीज नहीं करेगा, कैरिंग लिखेंगे, ये RR, ठीक है। कैरिंग ऑक्सीजन, किसको कैरी नहीं करेगा? ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। मतलब मेथमो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाएगा? मेथमोग्लोबिन। और मेथमोग्लोबिन की जो बात करें, ये फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं करेगा, जब पकड़ा ही नहीं तो पहुंचाएगा क्या? तो मेथमो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएगा। कहाँ पे? टिश्यू में। बच्चों लंग्स से जो पकड़ा गया था ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन पकड़ के जो फिर पहुंचाएगा टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू में, जो कि फिगर अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, तो उस केस में क्या होता है? लंग्स से तो ऑक्सीजन को पकड़ लिया, फिर उसको पहुंचाना भी है टिश्यू फ्लूइड में। तो जो पहुंचाता है ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं कि सारा ऑक्सीजन एक ही बार में निकल जाता है। मतलब ब्लड से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जाता है तकरीबन 25%। मतलब अगर आप मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पकड़ा है लंग्स में, तो टिश्यू में कितना पहुंचाएगा? 25%। मतलब 75% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए फिर से रिटर्न आ जाएगा। तो सारा नहीं देता है, नहीं सारा वहां कन्वर्ट नहीं करता है। अब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या डिसोसिएशन, उसको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, अब उसको समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटाओ? मैं बात करने जा रहा हूँ डिसोसिएशन पे, इसी के अंदर एक सब हेडिंग आएगा डिसोसिएशन। तो मैं पूरा क्लीन कर रहा हूँ, बोर्ड पूरा चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ किसका? डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन करना है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कि डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कैसे होगा, कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। तो इसके लिए आपको फिर से एक बार फिगर बनाना पड़ेगा, वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। तो हम लोग जो हार्ट का बनाए, क्योंकि यहाँ राइट वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑडिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल,
फिर क्या बनाए ऊपर, लंग्स या पल्मोनरी या एल्वोलाई, लंग्स का यूनिट, और नीचे क्या बनाए, बॉडी या सिस्टम। किधर से आएगा किधर को जाएगा ये सब अब आपको याद है। तो मैंने तो बोला कि इधर से आएगा यहाँ पे, जानबूझ के हम इसको थोड़ा सा मोटा कर दिए उधर बाइक का स्पीड, और इधर जो आएगा इधर, इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, जानबूझ के मोटा कर दे रहा हूँ। और जहाँ बॉडी लिखे हैं थोड़ा सा इसको सेल या बॉडी या सेल लिख देता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल ही बना देता हूँ, सेल, और यहीं बगल में लिख देता है बॉडी, क्या कि पूरा टिश्यू में जाएगा तो यहीं पे हैगा बॉडी होते हुए निकलेगा, क्योंकि यहाँ का कुछ बात हमको करना है, इसी के कांटेक्ट में रहेगा ये, और फिर आके यहाँ पे आ जाएगा। फिर ट्राइकस्पिड बल्ब आपको पता है कि इधर से निकलेगा फिर, तो ये सब आपको पता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑक्सीजन इधर आएगा, तो ऑक्सीजन जो आएगा तो जरा गौर कीजिए यहाँ पे क्या मौजूद है, आरबीसी, यही ना है। और मैंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन आ रहा है इधर से, तो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा किससे, हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन से, तो KHbO2, तो वही जो ऑक्सीजन वाला था यही ना यहाँ आ जाएगा, और इसी को कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जब इस जगह पे आएगा तो यहाँ आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसी के पास क्या है, ऑक्सीजन कंबाइंड है इस फॉर्म में, KHbO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन है। अब हमको ऑक्सीजन को इसमें डालना है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बताया इधर ज़्यादा इधर कम, ऑक्सीजन इधर आना है तभी तो कहानी बनेगा। तो इधर ऑक्सीजन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस दोनों के बीच में जो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। और यही दोनों के बीच का जो बॉन्ड टूटता है इसी से बोलता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो बॉन्ड टूट रहा है, यही बॉन्ड टूटना क्या कहलाता है, डिसोसिएशन। ये डिसोसिएट हुआ, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को क्या करना है, तोड़ना है। तो फैक्टर बहुत सारा है जो डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है। तो आप यहाँ इस हेडिंग के अंदर आप लिख सकते हो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन affected by so many factor, affected by so many factors, ढेर सारा फैक्टर है, जो डिसोसिएशन होगा तो ढेर सारा फैक्टर है। अब क्या क्या फैक्टर है भाई जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करेगा, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इसमें जाएगा नहीं, जब तक इसमें जाएगा नहीं तो ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा नहीं, इसको इसी से तो तोड़ेगा तभी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब तब तक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं, तब तक वाटर बनेगा नहीं, तब तक एटीपी बनेगा नहीं। तो ऑक्सीजन पहुँचाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको हम लोग को तोड़ना होगा। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में मेनली हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो खेला क्या है यहाँ पे, तोड़ना है। किसको तोड़ना है, किसको तोड़ना है, तो यहाँ पे जो है क्या मौजूद है, KHbO2। तो हम लोग किसके डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। और मैं लिख रहा हूं कि ये बॉन्ड जो तोड़ेगा तो उसके लिए ढेर सारा फैक्टर यहाँ पे काम करता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ढेर सारा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। तो उसी को मैंने लिखा कि अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर, ढेर सारा फैक्टर है। पहला फैक्टर, पहला रीजन कैसे आखिर डिसोसिएटेड होगा, क्या कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक अंदर घुसेगा नहीं,
पहला फैक्टर में आता है द लो नहीं, क्या चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था, 95 mmHg। यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें इस जगह पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था, 95 mmHg पहले वाला फिगर में बनाया था। और अंदर का पार्शियल प्रेशर कितना बताया, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था 40 mmHg। तो एक तो प्रेशर के कारण उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, प्रेशर के कारण तोड़ेगा। तो पहला फैक्टर तो ये है कि लो पार्शियल प्रेशर के कारण ये टूटेगा। दूसरा होता है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, वो रिवर्सेबल होता है। नहीं, ऑक्सीजन से बाइंड किया फिर टूटेगा ये चीज़, तो वो तो होता ही है। लेकिन दूसरा फैक्टर की अगर हम यहाँ बात करें, और भी फैक्टर यहाँ पे काम करता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड फैक्टर है, मेन फैक्टर भी बोल सकते हो, हाई किसका, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इफेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे जब सेल में आएगा तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, पार्शियल प्रेशर 46 mmHg था, और अंदर में पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 mmHg था। तो ये जो इधर से इधर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर घुसेगा, तो आरबीसी के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा, नहीं तो यहाँ पे बगल में बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बता रहा हूँ, CO2 जैसे आरबीसी के अंदर घुसेगा H2O से रिएक्ट कर जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम जो आरबीसी के अंदर मौजूद था, और जैसे रिएक्ट करेगा तो आपको बता दूं ये क्या बनाएगा, H2CO3। और H2CO3 क्या होता है, एसिड। और आपको पता होगा एसिड कोई भी हो ये टूट जाता है H+ + HCO3- में। तो जितना ज़्यादा H2CO3 बनेगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, H+ बढ़ेगा। और अगर H+ इंक्रीज किया तो आपको पता है pH डिक्रीज करेगा। वैसे भी एसिड है तो pH डाउन जाएगा कि नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गया तो यहाँ का pH कम होगा। जो लो pH, तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड घुसने के कारण होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आरबीसी में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक दूसरा फैक्टर है। और आपको बता दूं यही इफेक्ट हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो बात कर रहे हैं, वैसे लिखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्टिवेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि उससे रिलेटेड एक लाइन और लिखना है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ये क्या करेगा, ऑल्सो एक्टिवेट करेगा किसको, एक्टिवेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको डिसोसिएशन को करवाएगा। नहीं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ये वाला, द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं CO2 concentration, the effect of carbon dioxide concentration on the dissociation किसका, ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, इसको एक नाम देते हैं, कौन सा नाम, इसी को बोला जाता है बोर्स इफेक्ट। क्या बोला जाएगा, BO
बोर्स इफेक्ट। क्या कहलाएगा? बोर्स इफेक्ट। कोई भी पूछे बोर्स इफेक्ट क्या है तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर गया, उसी प्रोसेस को, उसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। ऐसे यही फैक्टर से रिलेटेड तीसरा फैक्टर है, इसी से रिलेटेड। सो मेनी फैक्टर में मैंने जो लिखा है तो तीसरा फैक्टर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। सो मेनी फैक्टर लिखे ना, तो तीसरा फैक्टर क्या है? तो लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड। आप यहां लिख सकते हो लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड। लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड। कहोगे सर ये लो पीएच कहां से आ गया? तो देख लो सामने में है, पीएच डिक्रीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण क्या होगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करेगा तो पीएच डाउन जाएगा। तो ये है कि लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड, और इसके कारण अगर डिसोसिएट हुआ, इसके कारण अगर डिसोसिएट हुआ, लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड, लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड डिसोसिएट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमो इज कॉल्ड, इसका नाम देता है रूट्स इफेक्ट। पीएच वैल्यू डाउन होने के कारण जो डिफरेंशिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट्स इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा तो उसको क्या बोला? बोर्स इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जो पीएच डाउन हुआ उसके कारण जो टूटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स इफेक्ट। तो दो इफेक्ट आता है यहाँ पे, बोर्स इफेक्ट, और पूछा जाता है मेडिकल में, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भी कुछ बात है। और क्या बात है जरा सा गौर कीजिएगा बोर्ड पे। देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या टूटना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज जो टूट के एटीपी बनाता है, तो आपको बता दूं मात्र 40% एनर्जी का एटीपी बनता है। आप लिख सकते हो ग्लूकोज का मात्र 40% एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी। फिर 60% कहाँ गया? तो 60% एनर्जी जो है यहाँ हीट के फॉर्म में लॉस करेगा। हीट के फॉर्म में क्या करता है? लॉस, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा उतने ज्यादा एटीपी बनेगा, जितना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा उतने ज्यादा बॉडी हीट भी बनेगा। बॉडी हीट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतने ज्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग टूटेगा। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतने ज्यादा पीएच कम होगा। जितना ज्यादा पीएच कम होगा उतने ज्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग टूटेगा। और जितना ज्यादा पीएच कम तो H+ ज्यादा, H+ ज्यादा होगा उतने ज्यादा बॉन्डिंग टूटेगा। प्लस क्या है कि ग्लूकोज ज्यादा जब टूट रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करेगा। तो एक इफेक्ट यहाँ पे और भी आता है। सो मेनी फैक्टर की जो हम लोग बात करते हैं, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये भी एक फैक्टर है जो कि इसको डिसोसिएट करवा देता है। तो बगल में जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करवाता है बच्चों? तोड़वा देता है। तो ढेर सारा फैक्टर है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्डिंग को तोड़वाएगा। तो उस ढेर फैक्टर को अगर गौर से देखिए तो सब घूम फिर के एक ही बात किया है, बस बात करने का तरीका अलग है। क्या कि सेल के अंदर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गया तो वाटर से रिएक्ट किया तो पीएच डाउन हुआ जिसके कारण हीमोग्लोबिन टूटेगा। पीएच डाउन हुआ इसका मतलब H+ ज्यादा हुआ था जिसके कारण हीमोग्लोबिन टूटेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ से आया? तो ग्लूकोज ज़्यादा टूटा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा टूटा होगा तो बॉडी हीट ज़्यादा हुआ होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होगा, उसके कारण टूटेगा। तो ये जो चारों फैक्टर है, आप कह सकते हैं घूम फिर के एक ही बात किया है कि कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। बढ़ू बढ़ जाओ आगे। सही बुझाया? समझ में नहीं आया तो बोलो। सबको आ गया? ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो हम लोग बात करने नेक्स्ट जा रहे हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन की बात क्या की है, तो इसको तोड़ना है। तो इससे रिगार्डिंग एक कर्व होता है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ना। कर्व ग्राफ से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या बात करने जा रहे हैं? डिसोसिएशन कर्व। और कर्व जो आता है सिग्मोइड कर्व आता है, आपको बता दूं पहले, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व। चलिए इसको हटा रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं, मैं पूरा क्लीन कर रहा हूं। तो हमारा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और मैंने जैसा कि बताया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन मतलब क्या मैं बता रहा हूं, KHbO2 जो है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग को तोड़ना है। हम लोग को तोड़ना क्या है? इस दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, इसी बॉन्डिंग को हम लोग तोड़ेंगे तो उसी को क्या बोलता है? डिसोसिएशन। कहाँ की बात हो रही है? टिश्यू फ्लूइड के पास का बात कर रहे हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन तो पकड़ा था कहाँ? एल्वोलाई में पकड़ा। एल्वोलाई से पकड़ के कहाँ लेके आ गया? हमारे हार्ट में, लेफ्ट साइड वाला हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला लेफ्ट साइड वाला हार्ट में, ऑरिकल फिर वेंट्रिकल, फिर वहाँ से एरोटा में, एरोटा होते होते हमारे बॉडी फ्लूइड में या बॉडी पार्ट में चला गया है। नहीं, अब बॉडी पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि कैसे टूटेगा, तो उसका डिसोसिएशन कर्व के बारे में बता रहे हैं। कैसे टूटेगा तो इसका फैक्टर सब बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे टूटेगा, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, pH को घटा दिए, H+ को बढ़ा दिए और टेम्परेचर को क्या किए? यही फैक्टर था तोड़ने में यही फैक्टर था। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की जो हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ, तो जो ग्राफ बनेगा, तो आपको पता है कोई भी ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले ग्राफ बनाएंगे तो दो एक्सिस हमको चाहिए, एक तो चाहिए वाई एक्सिस और एक चाहिए एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोल देते हैं ये एक्स और ये क्या है? वाई है। अब दो पैरामीटर के बीच ही ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस में कोई एक पैरामीटर लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे पार्शियल प्रेशर। किसका? ऑक्सीजन का। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, PO2 के बारे में बात कर रहे हैं, इन mmHg। इसमें बात करेंगे इन mmHg में पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। और इधर बात कर रहे हैं परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन। परसेंटेज ऑक्सीजन नहीं, इसका परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ना बात करेंगे। परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन, या क्या लिखा जाए? सेचुरेशन ही लिखूं? परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये दोनों के बीच में जो बनाएंगे। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर,
तो एक यहाँ 0 से लेंगे, 10, 20, 30 एंड सो ऑन, 40, 50, 60, 70। फिर परसेंटेज जो सेचुरेशन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ भी 0 से उठाएंगे, फिर यहाँ 10% सेचुरेशन, 20% सेचुरेशन, 30% सेचुरेशन, नहीं इस तरीके से 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा परसेंटेज सेचुरेशन। परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब है KHbO2 की बात कर रहा है कि कितना Kb ये है, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड है। मान लीजिए अगर 100 हीमोग्लोबिन है, उसमें 88 गो बाइंड है ऑक्सीजन से, तो क्या बोलेंगे 80% हीमोग्लोबिन सेचुरेट है ऑक्सीजन से, 90% बाइंड होगा तो 90% सेचुरेट है। क्लियर? जितना हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन से अभी कंबाइंड किया हुआ है, तो उसी को बोलता है परसेंटेज सेचुरेशन कर्व। इस कर्व को अगर मैं बनाऊं तो ये जो कर्व होता है बच्चों, सिग्मोइड कर्व होता है। ये इस तरह का कर्व आएगा, सिग्मोइड कर्व कहलाता है। क्या कहलाया ये कर्व? इस कर्व का नाम है, ये जो कर्व बना हुआ है इस कर्व का नाम है सिग्मोइड। सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व की जो बात करें, लगभग 25 से 30% जब प्रेशर रहता है तो अप्रोक्स 50% के आसपास सेचुरेशन होता है। तो देखो ये 30 था तो ये कितना होगा 40, ये 50, 50 के आसपास का सेचुरेशन, नहीं 30% पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओ सेचुरेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्योंकि सर क्या मतलब सेचुरेशन बढ़ता जाएगा? थोड़ा और क्लियर करते इसको, थोड़ा और क्लियर करते आओ। उसके लिए फिर से हमको क्या बनाना होगा? हॉट, ताकि सारा खेला यहीं से रिलेटेड है, सारा खेला यहीं से रिलेटेड है। और दूसरा बनाना होगा मुझे एल्बुलाई, यही एल्बुलाई है। और तीसरा मुझे बनाना होगा इसमें सप्लाई। तो जो सप्लाई है, सप्लाई ये है, कौन किधर से आएगा किधर जाएगा वो सब आपको इसे पता है, लेकिन चाहो तो जोड़ लो। तो बहुत बुतरू कहेगा सर किधर क्या हो गया। क्लियर? अभी इधर नहीं बनाया। अब जो है हमारा आरबीसी कहाँ पे है? इस जगह पे है। इसी आरबीसी में क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में है। क्लियर? और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने बता रखा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg, और इधर का पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था 40 mmHg अभी है। तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की ओर आएगा। जितना ज्यादा आएगा उतने ना बाइंड करेगा, और जितना ज्यादा बाइंड करेगा वही ना हीमोग्लोबिन सेचुरेट होगा। जरा सोचिए अगर इधर का बाहर का पार्शियल प्रेशर कम होता तो कम ऑक्सीजन घुसता, और कम ऑक्सीजन घुसता तो कम हीमोग्लोबिन कंबाइन होता, कम हीमोग्लोबिन कंबाइन होता तो परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का डाउन होता। तो पार्शियल प्रेशर कम तो सेचुरेशन कम। पार्शियल प्रेशर बढ़ाते गए सेचुरेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। कभी भी 100% सेचुरेशन नहीं होता है, 100% कभी हो ही नहीं सकता, आइडियल कंडीशन है, पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम 97% के आसपास सेचुरेशन हो जाता है, लगभग 50% 50 mmHg पे। ये 30 है, ये 40 और ये 50 mmHg के आसपास अप्रॉक्स अगर बात किया जाए तो 97% सेचुरेशन के आसपास आ जाता है। सेचुरेशन का मतलब है, ये जो सेचुरेशन का मतलब है क्या बना है? HbO2, पोटासियम भी है आगे, ये बना है, ये बना है। क्लियर है? तो ये बना है, ऐसा वाला कंपाउंड बना है सेचुरेशन की जो बात कर रहा है। अब क्या होगा कि इस फॉर्म में KHbO2 के फॉर्म में इसमें आएगा, फिर बाइकस्पीड में आएगा, फिर यहाँ KHbO2 के फॉर्म में यहाँ आया,
फिर आपको पता है अगला स्टेप। अब अगला स्टेप मैं इसका बनाऊं कि आगे जो पंप किया जाएगा इसको, आपको पता है बॉडी में पंप करेगा, कहाँ पंप करेगा, बॉडी में पंप करेगा, और फिर सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस होकर इसमें डालेगा, फिर ट्राइकस्पिड बल्ब, फिर ये ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। लेकिन बॉडी वाला जो खेला है जरा सा इस पे भी फिर से बात कर लेते हैं। तो यही ना सेल, यही ना सेल, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यही ना आरबीसी, यही ना आरबीसी लेके आया है किसको, KHbO2 के फॉर्म में। तो यही बॉन्ड ना तोड़ना था हमको, और यही बॉन्ड जब टूटता, यही बॉन्ड जब टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर दोनों में अलग अलग है। यहाँ का पार्शियल प्रेशर मैंने क्या बोला था आपको, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे होता है 95 mm Hg की बात किए थे, और अंदर पार्शियल प्रेशर की जो बात किए ऑक्सीजन का कितना था 40 mm Hg। तो उधर से इधर आएगा, जब बॉन्ड टूटेगा तब जाके ऑक्सीजन इंटर करने वाला है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ अंदर नहीं जाता है। जब भी जाएगा अकेला जाएगा ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर आ जाएगा, वो तो पंप कर दिया जाएगा, फिर इधर फिर इधर फिर यहाँ चला जाएगा, फिर नया नया को पकड़ेगा, फिर नया ऑक्सीजन को पकड़ने फिर चला जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब है यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये सिग्मोइड कर्व है, सिग्मोइड कर्व है। आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ से, ये पूछा जाता है कब राइट शिफ्ट करेगा, कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा। हीमोग्लोबिन राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, सैचुरेशन घटना। राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, देखो 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 मैं बना रहा हूं, बोर्ड पे नजर रखना। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूं दैट मीन्स क्या, ये चीज घटा है, मतलब क्या, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बहुत सारा टूटा है, नहीं। तो यहां पे राइट शिफ्ट करने का मतलब है KHbO2 का अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज किया, मतलब इसका बॉन्डिंग टूटा है। राइट शिफ्ट कब करेगा, तो जब बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो इस जगह पे राइट शिफ्ट करवाना पड़ेगा उसको, इस जगह पे राइट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। राइट शिफ्ट करवाने के लिए मैंने क्या क्या बताया, राइट शिफ्ट, ये कैसा शिफ्ट हुआ, इस साइड शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्टिंग टू राइट। तो राइट शिफ्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा, जल्दी बताओ। टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए तो राइट शिफ्ट करेगा, डिसोसिएट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दीजिए तो राइट शिफ्ट होगा। पीएच को घटा दीजिए, राइट शिफ्ट होगा। H+ को बढ़ा दीजिए, राइट शिफ्ट होगा। और ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में बार बार पूछता है, शिफ्टिंग टू राइट, कि हमारा जो परसेंटेज सेचुरेशन कर्व होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, कब राइट शिफ्ट करेगा और कब लेफ्ट करेगा। अगर आपको पता है राइट कब करेगा, राइट का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन घटा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन छोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन छोड़ दिया तो हीमोग्लोबिन घट गया ना सेचुरेशन। यही हीमोग्लोबिन इधर लेके न जाएगा, यही न जाएगा, यही न जाएगा, और फिर यहाँ पे तैयार होगा ऑक्सीजन को पकड़ने के। कब राइट शिफ्ट करेगा, तो राइट शिफ्ट कब करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा दे तो, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दे तो, पीएच को घटाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पीएच डाउन, H+ इंक्रीज। शिफ्टिंग टू लेफ्ट, लेफ्ट कब करेगा, लेफ्ट कब करेगा, तो बात को पलट देंगे, लेफ्ट भी तो कर सकता था। लेफ्ट मतलब सेचुरेशन बढ़ गया है, सेचुरेशन बढ़ गया है, तो शिफ्टिंग टू लेफ्ट में क्या बात करेंगे, तो KHbO2 का अमाउंट क्या हुआ, तो बात को पलट दीजिए। टेम्परेचर यहां पे क्या करना होगा, घटाना होगा, जैसा कि लंग्स में होता है, टेम्परेचर कम, कार्बन डाइऑक्साइड घटाना पड़ेगा, जैसा लंग्स में होता है, कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, निकाल देता है, नहीं, पीएच घटाना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो H2CO3 जो बना था वो घटेगा, H+ को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, पीएच बढ़ाना पड़ेगा, पीएच बढ़ जाएगा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो पीएच ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अब पीएच बढ़ेगा तो H+। तो वो चीज जो होता है, लेफ्ट शिफ्टिंग कहां पे होगा, इस जगह, यहां पे शिफ्टिंग टू लेफ्ट, और शिफ्टिंग टू राइट यहां पे, यहां राइट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो जब टिश्यू के पास आएगा, टिश्यू के पास, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये बॉन्ड, ये दोनों के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों के बीच का बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ अगर बॉन्ड ना बना तो पकड़ के कैसे लाएगा भाई,
तो बॉन्ड बनवाने के लिए शिफ्टिंग टू लेफ्ट, अब बॉन्ड तोड़ने के लिए किसके बीच, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, शिफ्टिंग टू राइट। तो आप लोग ये कि याद रखना, अगर राइट शिफ्टिंग याद है आपको तो लेफ्ट तो यूं ही कर लेंगे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन उठता है तो यही लाइन से क्वेश्चन उठता है जो आपको मैंने बताया, लेकिन इस लाइन को बताने के लिए इतना बात बताना पड़ा कि कब शिफ्ट करेगा राइट और कब शिफ्ट करेगा लेफ्ट। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक बच्चों? हीमोग्लोबिन कभी भी 100% सेचुरेट नहीं होता है, नहीं, तो इसी बात को लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप बियॉन्ड ए सेचुरेशन लेवल 97%। हीमोग्लोबिन कांट, कैन नॉट टेक, कितना दूर अप, टेक अप नहीं, बियॉन्ड ए सेचुरेशन, कितना जल्दी बोलो, सेचुरेशन लेवल कितना, जैसा कि बताया 97%, इससे ज़्यादा सेचुरेशन नहीं होता, किसी भी कंडीशन में नहीं होता नहीं। तो ये चीज़ अब 50% सेचुरेशन आ गया था लगभग 25 से 30 mmHg के आसपास, तो आप इसी बात को और लिख सकते हो, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन 50% कब हो जाएगा, 25 से 30। तो आप इसको ऐसे लिख दो, P50 इसका P50 की बात कर रहे हैं, या पार्शियल प्रेशर PO2 की जो बात कर रहे हैं, कब होगा PO2 ऑफ हीमोग्लोबिन, या ऐसे लिखो ना, हीमोग्लोबिन 50% saturation of hemoglobin takes place at 50% क्या saturation of hemoglobin takes place एट कितना पे, कितना प्रेशर था 25 से एट 25 to 30 mm। किसी बुक में 25 लिखता है, किसी में 30 भी लिखता है, इसीलिए मैंने एक रेंज लिख दिया, किसी आसपास वो 50% के आसपास हो जाएगा। बच्चों एक चीज और आपको बताना है, एक चीज और, यहां तक क्लियर है? आप लोग कभी गौर किए कि पहाड़ पे 100 मीटर आप चढ़ो, थक जाओगे, मात्र 100 मीटर में पहाड़ पे सांस तेज हो जाता है, हांफने लगेंगे। 100 मीटर मैदानी इलाका में चलो, नहीं थकते हैं। 100 मीटर मैदानी इलाका में, जैसे यहाँ से ऑफिस आपको 100 मीटर से ज़्यादा ही होगा, 150 मीटर होगा अप्रॉक्स, तो 150 मीटर ऑफिस जाने में क्या थक जाओगे? लेकिन अगर ऑफिस को ऊपर कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, हाइट पे कर दिया जाए, पक्का थक जाओगे, पेन हो जाएगा। पहाड़ पे कभी चढ़े हो? तो जो लोग पहाड़ पे चढ़ा होगा वो जानता होगा। तो ऐसा क्यों? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, ऐसा क्यों? तो उसके लिए तो पहाड़ बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे कर लेते हैं। इसको मिटा दूँ, कब राइट कब शिफ्ट लेफ्ट, क्लियर है? इसको मिटा रहा हूँ, पहाड़ बनाएंगे तब तो पता चलेगा पहाड़ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली एक केमिकल है, उसके बारे में पूछता है मेडिकल एग्जाम में। अच्छा, मेडिकल एग्जाम का पता चला आपको? मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स भेजा था, देखे? मेडिकल फिर से पुराने पैटर्न पे ले रहा है ना? परसों शाम में तो अपडेट ही आया है पुराने पैटर्न पे। मतलब अब मेडिकल में पहले क्या था, जरा देख सुन लेना है। अभी तक जो था 2024 तक टोटल क्वेश्चन आपको कितना पूछ रहा था? 2024 में आपको टोटल क्वेश्चन की बात करें, नीट के लिए बता रहा हूं, नीट के लिए, और नीट का एग्जाम कौन लेती है? एनटीए। तो एनटीए का न्यू अपडेट आया हुआ है नीट के लिए। क्या अपडेट है? एनटीए का न्यू अपडेट है, टोटल क्वेश्चन
अभी तक पूछ रहा था 200, ठीक। क्वेश्चन कितना था? 200। 2025 का न्यू अपडेट क्या है? अब क्वेश्चन कितना पूछेगा? 180 क्वेश्चन ही पूछेगा। दूसरा क्या है, इसको बाइफर्केट करो। टोटल क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था 200, तो इसमें 4 सब्जेक्ट था। 4 सब्जेक्ट था ना। एक था बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबसे कितना कितना क्वेश्चन था? 50, 50, 50, 50, 50, 50 क्वेश्चन सबसे था। तो क्या था, हर एक सेक्शन में, हर एक जो बॉटनी है इसमें 2 सेक्शन था। जूलॉजी में 2 सेक्शन, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2। तो बॉटनी का 2 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी। जगह कम पड़ रहा है। एक काम करते, इसको खत्म करके पूरा बोर्ड पे ही बताते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, तब बताते हैं नीट का क्या न्यू अपडेट आया है। थोड़ी देर में बता रहे हैं, कि पूरा बोर्ड पे तब आराम से होगा। सेक्शन को बांटेंगे तब समझ में आएगा कि क्या चेंज किया है। बस देखो देखो, पहाड़ पहले बना लेते हैं। पहले पहाड़ है। हम लोग रहते कहाँ हैं? मैदानी इलाका में। मैदानी इलाका में क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ज्यादा होता है। पहाड़ पे चढ़ोगे तो प्रेशर कमेगा। तो हम लोग मैदानी इलाका में हैं, तो बाहर का प्रेशर 104 mmHg, 104 mmHg में ऐसा मान लो कि 104 mmHg में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, मान लो 100% बाइंड किया, 100 बाइंड किया, 100% नहीं बोला चाहिए, 100 बाइंड किया। अब 100 को जो बाइंड किया, इधर आया, तो 25% नहीं इसको देता है। तो 100 में 25 दे दिया, 75 बैक आ गया। 100 बाइंड हुआ था तो कितना दिया? 25। क्या कि 25% यहाँ देता है, टिश्यू को 25% जाता है, बताया था। अब कोई आदमी पहाड़ चढ़ने लगा, चढ़ रहा है, जैसे जैसे हाइट पे जा रहा, प्रेशर क्या हो गया? घट गया। तो बाहर यहाँ का प्रेशर इससे अगर नीचे हो जाए तो कम प्रेशर में डिफ्यूजन क्या होगा? कम। तो 100 को घुसिए नहीं पाया, 80 को घुसा। अब 80 को पकड़ा तो 80 का 25% ना यहाँ देगा। 80 का 25% कितना निकलेगा? 20 ही ना दे पाएगा। जहां 25 दे रहा था वहां 20 ही दिया, तो सेल को ऑक्सीजन कम मिला ना। सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो बॉडी पेन स्टार्ट, थकान हो जाएगा, तुरंत में हालत खराब। 100 मीटर चढ़ते चढ़ते हालत खराब। क्यों हुआ? क्लियर हो गया? काहे कि प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाया। अब अगर ज्यादा कम हो जाए तो मारे जाएंगे हम लोग। और हाइट पे चढ़ते गए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस तो एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है, दोनों में होता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस यहां हो गया है, तो ग्लाइकोलाइसिस जब होता है ना यहाँ पे, तो ग्लाइकोलाइसिस में एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 2,3-DPG। 2,3-DPG ये कंपाउंड क्या करवाता है? ये इसको तोड़वाने में हेल्पफुल करता है। पकड़ के तो HCl आएगा, पकड़ के HCl आया, लेकिन यहां जो तोड़ रहा था 25%, तो 2,3-DPG क्या करता है? डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करवा देता है, तो ज्यादा टूट जाएगा। जहां 25% टूट रहा था वहां 30% टूट जाएगा। तो देखो ओवरकम हो गया, तो 2,3-DPG क्या करेगा? शिफ्टिंग टू राइट। तो शिफ्टिंग टू राइट में एक और आता है, कौन? 2,3-DPG। हाई टेम्परेचर क्यों? पहाड़ चढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज टूटा होगा, ग्लूकोज टूटा तभी एटीपी बना। तो मैंने बताया 40% का ही एटीपी बनता है, 60% का बॉडी हीट को मेंटेन करने में। इसीलिए पहाड़ चढ़ने में पसीना आने लगता है। पहाड़ चढ़ने में इसीलिए क्या आता है? पसीना आने लगता है। पहाड़ चढ़ने में देखिएगा पूरा बॉडी हीट कर जाएगा, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया। प्लस क्या हुआ कि ग्लूकोज टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो क्या हो गया? पीएच घटा है, H+
बढ़ा है, तो शिफ्टिंग टू राइट, तुरंत राइट शिफ्ट कराएगा ताकि जल्दी 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 घुसेगा अंदर। क्लियर है? तो 2,3 DPG याद रखिएगा कब बनता है? ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। और 2,3 DPG क्या करेगा? किधर शिफ्ट करवाएगा? शिफ्टिंग टू राइट। किसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व को राइट शिफ्ट करवा देता है। तो राइट शिफ्ट कौन कौन करवाया? हाई टेम्परेचर, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, pH डाउन, H+ ज्यादा, और 2,3 DPG जो ज्यादा होगा ये शिफ्टिंग टू राइट। ये मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की कैसे पकड़ा है, कैसे लाके यहाँ छोड़ेगा, यहाँ तक बता दिए। अगले क्लास में बात करेंगे इससे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लाके छोड़वा देगा। तो उस पर बात करेंगे अगले क्लास में, लेकिन नीट का न्यू अपडेट बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो नीट अपडेट बता रहा हूँ, एनटीए का अपडेट क्लीन कर रहा हूँ इसको। तो एनटीए का न्यू 2025 का अपडेट क्या आया है? एनटीए जो एग्जाम लेती है, ये संस्था है जो एग्जाम लेती है किसका? नीट का, ताकि बच्चे लोग मेडिकल कॉलेज में जा पाए। एनटीए का जो 2025 का अपडेट है, 2025 अभी अभी अपडेट आया है, 25 तारीख को अपडेट दिया है। क्या अपडेट दिया है एनटीए का? एनटीए का जो अपडेट है, तो पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे प्रीवियस और अब देखेंगे न्यू अपडेट जो है। यहाँ न्यू इधर कर लेंगे, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया? प्रीवियस में क्या था? टोटल क्वेश्चन कितना था? जैसा कि मैंने बोला कि 200 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब न्यू में क्या आ गया अपडेट में, कि भाई टोटल क्वेश्चन 200 नहीं पूछेंगे, टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये कितना पूछा जाएगा? 180 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक, अब इसमें अपडेट में जो दिया है 200 क्वेश्चन में पहले क्या था? पहले प्रीवियस, तो आपको पता है 4 सेक्शन होता है। बायोलॉजी, ऐसे तो 3 चीज है, पहले देखो बायोलॉजी, ऐसे करते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें भी सेक्शन सेम है, सेक्शन सेम ही है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अब गौर करने वाली बात यह है, देखो कहाँ चेंजेस किया है। आपको पता है कि बायोलॉजी में 2 सेक्शन होता है। बायोलॉजी में टोटल क्वेश्चन है, पहले जो पूछता था 100 क्वेश्चन पूछता था, जिसमें 2 सेक्शन आएगा इसके अंतर्गत, बॉटनी प्लस जूलॉजी। पूरा ही लिख दिया, बॉटनी प्लस जूलॉजी। बॉटनी में पहले पूछता था 50 क्वेश्चन, जूलॉजी में भी 50 क्वेश्चन, फिजिक्स 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में भी आपको 50 क्वेश्चन। अब क्या है, बायोलॉजी की जो बात की है, इसमें भी फिर से वही बात, बॉटनी प्लस जूलॉजी। जूलॉजी तो बॉटनी में अब पूछेगा 45 क्वेश्चन, जूलॉजी में पूछेगा 45 क्वेश्चन, फिजिक्स में पूछेगा 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा 45 क्वेश्चन। गौर करना है, गौर करना है, यहीं पे चेंजेज है। बॉटनी जो पहले पूछता था 50, तो इसको 2 सेक्शन में पूछा जाता था। बॉटनी में 2 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी। जूलॉजी में भी 2 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसमें भी था,
सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसमें भी था सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछा जाता था, जो मैंडेटरी था सब बनाना था, और सेक्शन बी में पूछा जाता था 15 क्वेश्चन, तो 50 हो गया। लेकिन सेक्शन बी में आपको बनाना रहता था 10, ऑप्शनल था, 15 में से 10 ही आपको बनाना है। 15 में से कितना बनाना रहता था? 10। सेम बात इसमें भी था, इसका भी सेक्शन है। तो मैं एक करता हूं कि सब में सेक्शन जो बांटा गया था, सब में सेक्शन, तो जगह कम है इधर, तो मैं ऊपर ही ले लेता हूं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। हर एक में वो यहां पे हर एक में 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता था, हर एक में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए में हर एक में पूछा जाता था 35 क्वेश्चन, ये मैंडेटरी था, ये तो आपको बनाना ही बनाना था। और बी वाले में जो पूछा जाता था आपको 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में आपको कितना करना था? 10 क्वेश्चन। तो टोटल बनाना आपको 180 था। 35 और 10 45, तो 45 क्वेश्चन आपको टोटल बनाना था। 50 में 45 बनाना था किसमें? बॉटनी में। 45 बनाना था किसमें? जूलॉजी में। 45 बनाना था किसमें? फिजिक्स में। 45 बनाना था किसमें? केमिस्ट्री में। तो देखो 45 अभी भी बनाना है, तो फिर चेंजेस कहाँ आया? पहले था बी सेक्शन जो देता था, जिसमें आपको क्या करना था? बी सेक्शन में 15 में 10 बनाना रहता था, ऑप्शनल था, 5 आप छोड़ सकते थे, कोई भी चुन के बनाइए। चुनने वाला खेला खत्म कर दिया। तो पहले 200 क्वेश्चन था, तो आपको टाइम दिया जा रहा था 3 घंटा 20 मिनट। आपका पहले का टाइमिंग कितना था? 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट, टोटल 200 मिनट, टोटल 200 मिनट की बात हो रही थी। 200 क्वेश्चन 200 मिनट। बनाना कितना था? 180। अब क्या करना है? 180 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है ओनली 3 आवर, 3 ही घंटा दिया जा रहा है। मतलब आपको टाइम कितना दे रहा है? 180 मिनट। तो 180 मिनट 180 क्वेश्चन। टाइमिंग घटा दिया, काहे कि जो बच्चे 200 मिनट में 180 क्वेश्चन ही पहले करना था, सॉरी हाँ 200 मिनट में 180 क्वेश्चन आपको करना था। नहीं, 200 मिनट में कितना क्वेश्चन करना था? 180 क्वेश्चन करना था। अब 180 मिनट में ही 180 क्वेश्चन करना है। अलग बात है कि इसमें से चुनना था आपको, तो बहुत बच्चे फास्ट चुन लेते थे, तो टाइमिंग घटा दिया, नीट का टफ कर दिया। अब चुनने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, नीट को टफ कर दिया गया। नीट आपका हो गया अब टफ, क्योंकि टोटल 180 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा बच्चों। पहले 180 ही बनाना था, अलग बात है दिया 200 था, बनाना 180 ही था, लेकिन टाइमिंग क्या था? 3 घंटा 20 मिनट। तो आपका 20 मिनट गैप। और मेडिकल एग्जाम में बहुत मायने रखता है 20 मिनट। मेडिकल एग्जाम में ये 20 मिनट बहुत मायने रखता है बच्चों। अब क्या है कि इतना दिया टाइमिंग, गौर से देखा जाए तो टाइमिंग और कम गया है। कैसे गड़बड़ हुआ है टाइमिंग? 180 में 180 क्वेश्चन बनाना है आपको, तो देखोगे तो नॉर्मली क्या 1 मिनट, लेकिन इसी में आपको क्वेश्चन देगा, कॉपी लेगा, सिग्नेचर करवाएगा, थंब इम्प्रेशन लेगा, फोटो क्लिक करने आएगा। मिला जुला के 15 से 15 मिनट मिनिमम आपका डिस्टरबेंस रहेगा। 15 मिनट डिस्टर्ब नहीं, प्लस क्या है 180 क्वेश्चन का ओएमआर, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का ओएमआर रहता है ऐसे 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 ए बी सी डी, तो आपको रंगना भी रहेगा। तो 180 क्वेश्चन को रंगने के लिए मिनिमम आपको टाइमिंग चाहिए 20 मिनट ठीक ठाक रंगने के लिए। तो मिला जुला के आप देख लो 35 मिनट टाइम आप घटा लीजिए। 35 मिनट अगर घटा तो आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम टाइम आपको जो स्पेंड करना है अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन पर 45 सेकेंड में आपको बनाना पड़ जाएगा। 45 सेकेंड के अंदर तभी आपका काम बनेगा।
तभी आप नीट क्रैक कर सकते हो, है ना। और सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बायोलॉजी, जिसमें बोटनी 50% और जूलॉजी मिला के, बोटनी और जूलॉजी मिला के नहीं तो 45 90 क्वेश्चन। बायो से कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है? 90 क्वेश्चन आ रहा है। 90 ही पूछेगा, 90 ही बनाना है। पहले 100 पूछता था, 90 बनाना था। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चुनने का ऑप्शन था, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के आपको पूछा जा रहा था कितना? 100 बनाना था 90, अब पूछेगा 90 बनाना भी है आपको 90। ये एनटीए का न्यू अपडेट जो अभी 25 तारीख को आया, 25 जनवरी 2025 को जो न्यू अपडेट आया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बना के डाला था, कल ही डाल दिया था। खैर चलिए इतना कर लीजिएगा, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ना है बच्चों, मजा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो।